जब शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब चलाने वाली बात है वो तो एक पार्टी फैसला करे तो दूसरी को फिर डिफेंस करनी पड़ती है। तो जब खत्म करनी होती है तो फिर दोनों को बैठ के बहुत कुछ लेना देना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जंग को खत्म करना। मगर अगर एक साइड जीत रही हो, खौफनाक जंग आने वाली है। ये जंगें खत्म नहीं हुई हैं, ये जंगों का सिलसिला है। हदीस शरीफ में इसको फरमाया गया था, जंगों पर जंगें होंगी, जंगों पर जंगें होंगी। डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन। लिहाजा ये मत समझे कि अब जंगें खत्म हो गई। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अब ये आखिर तक जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग गजवा हिंद में तब्दील हो जाएगी। इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को। नमस्कार दोस्तों, भारत 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, जिसे लेकर के पाकिस्तान तो बेचैन है ही, साथ ही अमेरिका और चीन की भी नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत 5,000 किलोमीटर अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं बन रही बल्कि अमेरिका के लिए बनाई जा रही है। इससे पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमारा पानी रोकें, हम पर हमला करें, जो मर्जी बहाना बने, ये जंगों का सिलसिला दिल्ली की फतह पर खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी को गजवा हिंद कहते हैं। और ये जो शाम में जंगें चल रही हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि वहां दज्जाल का ज़हूर, खुरूज और उसके बाद फिर इमाम मेहदी का ज़हूर, वो सारा सीक्वेंस। लेकिन मैं लोगों से यही कहता हूं, इतनी लंबी बात सोचने के बजाय जो तुम्हारे सामने आज ड्यूटी है उसको करो। तो मैं नहीं मालूम कि कल तुम जिंदा रहोगे या नहीं। आज पाकिस्तान के दिफा के लिए जंग करो कि ये गजवा हिंद की जंगों में से ये जंगें शामिल है। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी दोबारा होगा, पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट भी दोबारा होगा, और फिर ये आप कह रहे हैं पूरा एक सिलसिला जो एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जाता है। सिलसिला शुरू हो चुका है। इमाम मेहदी के जो ज़हूर से पहले निशानियां दी गई, आपका क्या ख्याल है, कितनी एक हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हदीस शरीफ में फरमाया है कि पाकिस्तान आर्मी जब पाकिस्तान से निकलेगी फलस्तीन जाने के लिए, इसमें इमाम मेहदी शामिल होंगे। हदीस सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ है कि खुरासान की जानिब से तुम गहरे सब्ज रंग के परचमों वाली फौज को जब निकलते देखो तो उसमें शामिल हो जाना कि इसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा और ये फौज जाके सीधा बैतुल मक़दस पर अपने झंडे लगाएगी। हदीस शरीफ है पूरी है। क्या मतलब है इसका? यू टेल मी, क्या मतलब है? खुरासान की जानिब गहरे सब्ज रंग के परचमों वाली फौज कौन सी है? ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी है। और हदीस शरीफ में है कि उस फौज में शामिल होना कि उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। ये तो सब मानते हैं इस हदीस शरीफ को। अब आप ये बहस कर सकते हैं कि खुरासान ईरान या खुरासान अफगानिस्तान या खुरासान पाकिस्तान, खुरासान की अपनी टेरिटरी पे भी, लेकिन सब्ज रंग के झंडे किसके हैं खुरासान में? और पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? गजवा हिंद किसके नसीब में है? गजवा हिंद ईरान के नसीब में है कि गजवा हिंद अफगानिस्तान के नसीब में? ये एक ही फौज है, दो फौजें नहीं है। खुरासान के इलाके से जो फौज गजवा हिंद लड़ेगी वही फौज गहरे सब्ज रंग के परचमों के साथ इमाम मेहदी के साथ शाम जाएगी। लिहाजा सीक्वेंस पहले गजवा हिंद का है। तो ये जो कहा जाता है याजूज माजूज या दज्जाल का, ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें तो कौन, आप किस तरह से इसे देखते हैं कि ये बिफोर द अराइवल है और एट द टाइम ऑफ अराइवल है? देखिए, आई गो स्टेप बाय स्टेप। मेरे लिए गजवा हिंद पहली प्रायोरिटी है और इस वक्त मेरा सारा फोकस गजवा हिंद के ऊपर है। हम अगर इस मुहिम को पार कर गए, गजवा हिंद में हम कामयाब हो गए, और इसके बाद जो बचेंगे हमारे लोग, जो आर्मी बचेगी, जो पाकिस्तानी कौम बचेगी, क्योंकि गजवा हिंद इज गोइंग टू बी ए वेरी ब्लडी वॉर, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। यहां से जो बचेंगे फिर वो फौज होगी कि जो नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर तरबियत याफ्ता होगी, और वो फौज पलटेगी। हदीस शरीफ में भी यही आता है कि ये फौज पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। तो पहले आपने गजवा हिंद करना है। फोकस ऑन गजवा हिंद फर्स्ट। बाकी चीजों को तवज्जो ना दें ज्यादा। अभी सिर्फ एक काम करें कि फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि कल हमने इन्हीं के पास जाकर इनके साथ मिलना है और यहूदियों को कत्ल करना है, जो भी हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह बताया गया है। यहां तक के फरमाया गया है कि आप जॉर्डन में जाके, आप उर्दुन में जाके मुसलमान फौजें जो हैं वहां पर जाके अपना मोर्चा लगाएंगी, और दरियाए और जॉर्डन के वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइली यहूदी फौजें होंगी और वहां से तसादुम शुरू होगा। अच्छा, ये मुसलमान फ़ौजों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम मुस्लिम ममालिक का हाल देखें तो राइट नाउ हमें फ़लस्तीन की जंग में ईरान खड़ा नज़र आया है। जॉर्डन की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, आप इजिप्ट की बात कर लें,
आप यूएई की बात कर लें, इवन सऊदीया को थोड़ा डिफर करूंगा मैं, लेकिन आप इन सारे ममालिक की बात करें तो दे आर प्रो इसराइल। इनका कोई रोल नहीं है, तबाह हो जाएंगे इनकी। ये तो सईदी रसूलुल्लाह ने जब फरमाया था कि आखिरी ज़माने के अरबों की जो हालत है कि मोटापा आम हो जाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, बुत परस्त हो जाएंगे, दोबारा से बुत परस्ती शुरू कर देंगे, मंदिर बना, वो सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो ना। इन अरबों का कोई रोल नहीं है। इसीलिए सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि इस जमाने में अल्लाह गैर अरबों में से फौजें पैदा करेगा, और तुर्क अपनी ड्यूटी कर चुके हैं। ईरानियों का मजीद अब कोई रोल नहीं है। ईरानी बहुत बुरी तरह से अब पीछे हट रहे हैं कि वो अब तो बड़ी बड़ी बात होगी, मैं समझता हूं कि अगर आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान में ये हुकूमत बाकी रह सके। ये दोबारा से शाह के बेटे को लाके मुसल्लत करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान में ये बादशाहत को वापस ले आएंगे, इनका पूरा प्लान है। बहुत खतरे की बात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो जो है बेसिकली वो तो सिर्फ एक इसराइली एजेंट है, जो शाह का बेटा जो है, बादशाह का बेटा जो रजा पहलवी है। लेकिन ईरान तो बिल्कुल क्या ईरानी अवाम को कबूल होगा रजा? ईरानी अवाम, ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद, देखिए टर्की में आधा टर्की मुसलमान है, आधा टर्की अभी भी मुस्तफ़ा कमाल को फॉलो करता है। ईरान में भी यही हाल है। ईरान में आधे से ज्यादा ईरान जो है वो अभी तक शाह को फॉलो करता है। इंडियन ओशन के जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 or 800 kilometer missile? So India does consider this, that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो दिस इज दी दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जिन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो को हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, वंस यू गॉट अ रेंज दैट दिस इज अ रेंज, 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पाकिस्तानी हमेशा से भारत के खिलाफ गजबा हिंद लड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान की फौज की ठुकाई हुई थी उसको भी पाकिस्तानी अच्छी तरीक़ा से याद रखते हैं, क्योंकि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा सपना बन सकता है। यही कारण है कि जिस तरह से भारत
एक के बाद एक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है, उसने भी पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरीका से जानता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने बहुत ही तगड़े टारगेट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकाने तो नष्ट किए थे, साथ ही पाकिस्तान की फौज के कई सारे मिलिट्री एयरबेस को भी तबाह कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की झलक काफी ज्यादा देखी गई थी और पाकिस्तान को उन्हीं के जरिए धूल चटाई गई थी। और पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीका से जानता है कि भारत जो भी करता है वो काफी ज्यादा आगे तक जाता है, और भारत जिस तरह से अग्नि 6 मिसाइल का सफल परीक्षण करने जा रहा है, उसने पाकिस्तान की तो नींदें उड़ाई दी है। साथ ही अमेरिका और यूरोप भी काफी ज्यादा टेंशन में होंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।